हेलो फ्रेंड्स, हम 13 मई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ में ये बताया गया है, वैक्सीन इनइक्विटी डीपेंस इन यंग, 85% ऑफ दोज जैप आर इन जस्ट 7 स्टेट्स। कि कितनी ज़्यादा इन इक्विटी की दिक्कत है, इनइक्विटी है वैक्सीन जैप्स लेने में। जैसे कि देखा जा रहा है जो कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा वैक्सीन के डोजेस गए हैं, जैसे ये महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है, और बाकी जहाँ पर केस लोड ज़्यादा भी है जैसे कर्नाटका में, लेकिन अभी वहाँ पर देखा जाए तो बहुत ही कम डोजेज हैं, 5.87 लाख। वैसे ही केरला है, वहाँ पर भी काफ़ी कम डोजेज है। तो ये वाली चीज़ बताई गई यहाँ पे। तो इन वॉट अंडरलाइंस द एब्सेंस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला। तो अभी आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से बोला था कि आप अपना वैक्सीन सेंटर की जो पॉलिसी है वैक्सीन देने की, वो और इंक्लूसिव बनाओ। तो उसमें सेंटर ने बोला था कि जो भी उनकी पॉलिसी है वो बहुत इंक्लूसिव है और सबको इंक्लूड करती है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वैक्सीन इक्विटी के इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये वाला था। यहाँ पर एक पॉजिटिविटी का कैंपेन चल रहा है, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट और फिलेंथ्रोपिस्ट अजीम प्रेम जी को भी बुलाया गया था। तो उन्होंने बोला है कि कोविड-19 की क्राइसिस को डील करने के लिए साइंस और ट्रुथ हैव टू बी द फाउंडेशन टू टैकल द कोविड-19 क्राइसिस, और हमें स्केल एंड स्प्रेड ऑफ द पैंडेमिक नीड टू बी एक्सेप्टेड ट्रूथफुली। तो पहले हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ पैंडेमिक है, इतनी डेथ्स हो रही हैं, तभी हम इसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अभी महाराष्ट्र ने ग्लोबल टेंडर निकाला है कि जो भी वैक्सीन हमें इंपोर्ट करना चाहे महाराष्ट्र को वो कर सकता है, लेकिन उसमें वो वाला कंट्री नहीं होगा जो कि इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो बेसिकली वो चाइना को बाहर रखना चाह रहे थे टेंडर से। तो ये है। तो द EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड्स अ कंडीशन दैट बिड्स फ्रॉम कंपनीज इन कंट्रीज दैट शेयर लैंड बॉर्डर्स विद इंडिया विल नॉट बी कंसीडर्ड। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स ने निकाला है, जैसे तमिलनाडु ने भी निकाला है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टेंडर की, जिसको भी वैक्सीन बना के मैन्युफैक्चर करके देनी है तो वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता है। और इस पेज पर कोई न्यूज़ नहीं है, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर ये है कि कैसे वैक्सीन डिवाइड क्रिएट हो रहा है। जैसे कि दिल्ली के अर्बन एजुकेटेड हैं वो तो अपने स्लॉट बुक कर सकते हैं, लेकिन जो ऐसे स्लम एरियाज़ में रह रहे हैं उनके पास अगर स्मार्टफोन है भी तो उन्हें ये नहीं पता है कि ऑपरेट कैसे करेंगे कोविन ऐप को। ठीक है, वो सब कुछ इंग्लिश में होता है और उन्हें इंग्लिश के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, ताकि वो अपने स्लॉट भी बुक नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार ये कर सकती है कि वैक्सीन कैंपेन होते हैं, सेंटर्स बनवा दिए जाए जहाँ पे सबको ऐसे फ्री में टीका लगाया जाए, जैसे होते हैं पोलियो के ड्रॉप्स, वैसा होना चाहिए। तो आई डू नॉट नो हाउ टू यूज़ वेबसाइट्स एंड पोर्टल्स, I don't know the process and I don't even know the portal, since this is a problem with almost everyone in area। तो ये बेस्ट ये होगा कि वहाँ पे एक कैंप लगा दी जाए टू वैक्सीनेट ऑल एलिजिबल पीपल। तो ऐसा उनका भी मानना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे सब कोविड से डेथ्स हैं। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एक टेक्निकल रजिस्ट्रेशन के बाद भी देखा गया कि जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं वो रोज़ हुए हैं बाई 17.5%। पर हो सकता है इस बार ऐसा ना हो, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं जो कोविड-19 है उसने विलेजेस को भी इफेक्ट किया है, अनलाइक लास्ट ईयर। तो इंडियाज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स ग्रीव 17.5% टू क्रॉस $41.8 billion in 2021। तो दिस केम इवन एज द कंट्रीज ओवरऑल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फेल। तो हमारे भले ही मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फेल हुए थे 7.2% से, लेकिन हमने उसके बाद भी एग्री एक्सपोर्ट्स सबसे ज़्यादा देखे। ठीक है, अब ये फार्म एक्सपोर्ट जूम लास्ट ईयर इवन एज ओवरऑल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फेल। दिस ईयर द मानसून इज एक्सपेक्टेड टू बी नॉर्मल एंड ग्लोबल फूड प्राइसेस आर हाई। और इस बार हम देख रहे हैं कि पैंडेमिक जो है वो कंट्री साइड में भी एंटर कर चुका है, तो शायद हम इतना शिपमेंट जितना हमने लास्ट ईयर किया था उतना हम ना कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा क्या क्या किया है। तो वेदर द सेम स्टोरी कैन बी रिपीटेड दिस ईयर, हाउएवर रिमेंस टू बी सीन, क्योंकि मेट डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया कि नॉर्मल साउथ वेस्ट मानसून रहेगा और वर्ल्ड फूड प्राइस भी ज़्यादा रहने वाले हैं। तो अब ये देखने वाली बात है। अब यहाँ पे जो इंडिया की पोजीशन है वो वर्ल्ड की बिगेस्ट राइस एक्सपोर्टर की अभी तक बरकरार है कि हम अभी भी बिगेस्ट राइस एक्सपोर्टर हैं। अगर लास्ट ईयर देखा जाए तो एग्री एक्सपोर्ट बूम में हमने जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया वो नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट किया है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आर्टिकल सारे UPSC से रिलेटेड मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, क्योंकि ये सारे उसी में, जैसे यहाँ पे कोविड की जो भी सप्लाईज़ हैं उसको कैसे ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, ब्लैक मार्केटिंग के चलते क्राइसिस होगी, जैसे ऑक्सीजन क्राइसिस आ गई। तो ऑथर ने ये बताया कि कौन कौन से सिस्टमिक फ्लॉज हैं जिसके कारण ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। फिर इकोनॉमिक लॉस कितना हुआ पैंडेमिक से, और GDP नंबर्स जो कन्वे कर रहे हैं वो उतनी अच्छी से कन्वे नहीं कर रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं के शेप्ड इकॉनमी हुई है। तो ये सारी चीज़ें थी।
अभी आपको ये पता होगा केस फॉर वेवर इन पैंडेमिक। तो बेसिकली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का ये कहना है कि ये जो वैक्सीन्स हैं उनके जो पेटेंट हैं उनके वेवर कर देना चाहिए, ताकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है वो भी उन वैक्सीन को डेवलप कर सकें और वैक्सीन सबके लिए अवेलेबल हो सके। लेकिन WHO में ये चीज़ें WTO में सारी चीज़ें कंसेंसस के साथ होती हैं कि सारे कंट्रीज़ मानेंगे तभी वेव ऑफ हो सकता है। तो जर्मनी का बेसिकली ये कहना है कि नहीं, हमें नहीं वेव ऑफ करना चाहिए। तो ये सारे अभी इशू चल रहे हैं। ठीक है, वो आगे चलता है। अब इसमें यह है कि इजराइल का आयरन डोम है वो कैसे इंटरसेप्ट करता है रॉकेट को। तो बेसिकली शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम होता है, जिसमें एक रडार होता है और वो जैसे ही मिसाइल हिट करने वाली होती है तो उसे इंटरसेप्ट कर लेता है और उसे वो काउंटर कर देता है। ठीक है, तो इट इज़ अ शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम दैट इंक्लूड्स अ रडार एंड तमिर इंटरसेप्टर मिसाइल्स दैट ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज एनी रॉकेट्स और मिसाइल्स एम्ड एट इजरायली टारगेट्स। ठीक है, तो बेसिकली जब पैलेस्टीन ने इन पे अटैक किया इजराइल पे, तो ये आयरन डोम वाली चीज़ों ने उससे उसको बचा लिया। ठीक है, द जीनेसिस ऑफ द आयरन डोम गोज बैक टू द 2006 इजरायली लेबनान वॉर। उसके बाद ही जो इजराइल है उसने ये सारी चीज़ें डिप्लॉय की थी कि अगर ऐसा कुछ बाद में अटैक हुआ तो उससे वो सेव रह सके। तो आयरन डोम को 2011 में डिप्लॉय किया गया था। अब जो इंडिया है वो ये नहीं लेकर S-400 ले रहा है रशिया का, वो इसलिए ले रहा है क्योंकि जो रशिया का S-400 है वो लॉन्ग रेंज के लिए, लेकिन ये जो आयरन डोम है इसराइल का ये शॉर्ट रेंज के लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बेसिकली उनको इंटरसेप्ट कर लेता है और उसके बाद एंटी मिसाइल लॉन्च कर देता है। तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, डोम के मेनली 3 सिस्टम्स होते हैं दैट वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड अ शील्ड ओवर द एरिया, जहाँ पे इसे डिप्लॉय किया जाता है और मल्टीपल थ्रेट्स को ये हैंडल कर सकता है। इट हैज़ अ डिटेक्शन एंड अ ट्रैकिंग रडार टू स्पॉट एनी इनकमिंग थ्रेट्स, अ बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम। तो इसके 3 पार्ट्स है। पहला थ्रेट्स को पहले ये स्पॉट करता है, दूसरा बैटल मैनेजमेंट करता है, तीसरा वेपन कंट्रोल सिस्टम है। इसके अलावा इसके पास एक मिसाइल फायरिंग यूनिट भी होती है। ठीक है, तो अब ये काम कैसे करते हैं, तो इट टारगेट द रॉकेट फ्रॉम द साइड, इंक्रीजेज द चांस ऑफ अ मिस, बट द इंटरसेप्टर्स ब्लास्ट कैन स्टिल ऑन ओकेजन हिट द रॉकेट्स वॉरहेड। ठीक है, अब स्टडी ने फाइंड किया कि जो कोविड-19 वैक्सीन है वो प्लेसेंटा नहीं डैमेज करती प्रेग्नेंट वुमेन में, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जो फाइजर की वैक्सीन है उससे प्लेसेंटा को डैमेज हो सकता है, लेकिन अभी ये स्टडी आई है कि ऐसा नहीं है। तो न्यू स्टडी इन प्रेग्नेंट वुमेन हु रिसीव द कोविड-19 वैक्सीन फाउंड नो एविडेंस ऑफ इंजरी इन द प्लेसेंटा। तो द फाइंडिंग एड्स टू ग्रोइंग लिटरेचर दैट कोविड-19 वैक्सीन आर सेफ इन प्रेगनेंसी। ठीक है, अब इस आर्टिकल में बेसिकली ये बताया कि हाउ वाज डिसमिस्ड विदाउट डिपार्टमेंटल प्रोब। तो अगर हम इसमें जाएं तो आर्टिकल 311 में ये लिखा है कि किसी पब्लिक सर्वेंट को जो अथॉरिटी उसे अपॉइंट कर रही है तो कोई भी उससे नीचे की अथॉरिटी उसे डिसमिस नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल जैसे IAS IPS होते हैं तो उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो गवर्नर उनको डिसमिस नहीं कर सकता, उनको प्रेसिडेंट ही डिसमिस करेंगे। ठीक है, और आर्टिकल 311 के क्लॉज 1 में लिखा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को रिमूव नहीं किया जा सकता है अपनी लोअर अथॉरिटी वाले से। ठीक है, और आर्टिकल 311 क्लॉज 2 में ये लिखा है कि किसी भी सिविल सर्वेंट को बिना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के रिमूव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उसे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए, उसे कहने का मौका मिलना चाहिए कि उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, वो अपने आप को कैसे डिफेंड करना चाहता है। तो आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सेज दैट नो सिविल सर्वेंट शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी इन विच शी हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्जेस। अब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कभी कभी नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो अब वो कौन से केसेस है जब ऐसा लगे कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है तो फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं हो सकती, या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो किसी क्रिमिनल केस में कन्विक्ट है तो नहीं हो सकती। तो अंडर आर्टिकल 311 क्लॉज 2A में इफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज कन्विक्टेड इन अ क्रिमिनल केस, ठीक है, तो इसमें बिना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बिना भी उसे डिसमिस किया जा सकता है। और आर्टिकल 311 क्लॉज 2B में अगर अथॉरिटी एम्पावर्ड है, उसे ये लग रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू है, स्टेट सिक्योरिटी का, तो फिर उसे वो कर सकती है। ठीक है, तो ये सारे इशूज़ हैं। हम आगे चलते हैं। इसमें इजराइल पैलेस्टीन के इशू बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो चुका है और इसके कारण हमें एक वॉर देखने को मिल सकती है। जिनजियांग बर्थ रेट में ड्रॉप हुआ है, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, और इसमें कुछ भी खास नहीं है। यहाँ पे IIP बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन बेसिकली वो लो बेस इफेक्ट के चलते हो रहा है। ठीक है, तो लो बेस इफेक्ट पुशेस अप IIP, चीपर फूड कूल्स इन्फ्लेशन। तो लो बेस इफेक्ट मतलब आपकी जो पिछली साल प्रोडक्शन हो वो इतनी कम हो कि अगले साल अगर थोड़ी भी प्रोडक्शन बढ़ी हो तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट दिखे, तो उसी को बोलते हैं लो बेस इफेक्ट। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।